साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ विकास की वैकल्पिक अवधारणा। विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने जाना था कि विकास का क्या अर्थ है, विकास की क्या परिभाषा है। विकास को हम दो अर्थों में लेते हैं, संकुचित अर्थ में और व्यापक अर्थ में। और विकास की परियोजनाओं के बारे में हमने पढ़ा था, विकास के किस प्रकार से आलोचना की गई, विकास की कीमत किस प्रकार से समाज को चुकानी पड़ी और विकास की वह कीमत जो पर्यावरण को चुकानी पड़ी। ये सभी बातें जो है हमने पहले वाले वीडियोस में डिस्कस करी। विद्यार्थियों, आज के वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि विकास की वैकल्पिक अवधारणा क्या है। ऐसी अवधारणा जिसके आधार पर एक निम्न तबका भी सफर ना कर सके और विकास भी हमारा एक समुचित और एक व्यवस्थित तरीके से होता रहे। तो इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने जान ही लिया था कि मानव और पर्यावरण दोनों के लिहाज से भारी कीमत जो है हमने चुकाई और विकास की नीतियों के कारण जो कीमत चुकानी पड़ी थी उसका विकास के फायदों का वितरण भी लोगों के बीच में असमान रूप से हुआ। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि जिस प्रकार से विकास हुआ और हमने उम्मीद बांध रखी थी या उम्मीद लगा रखी थी कि विकास का जो आर्थिक विकास जो होने वाला है उसका फायदा या उसका लाभ जो है निम्न तबके तक पहुंच जाएगा और असमानता, गरीबी यानी कि निर्धनता वो धीरे धीरे समाप्त प्राय हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, असमानता और बढ़ती चली गई और निम्न तबके ने या हम बात करें आम जनता ने इसकी विकास की जो कीमत है भरपूर मात्रा में चुकाई। विद्यार्थियों, अधिकतर देशों में विकास का जो क्रम है ऊपर से नीचे की ओर जाता है। ऊपर से नीचे की ओर रणनीतियां तैयार की जाती हैं, अर्थात ऊपर कौन है? ऊपर है राजनीतिक नेतृत्व, ऊपर है नौकरशाही यानी कि सिविल सेवा के अधिकारी वर्ग। उनके माध्यम से नीतियां तय की जाती हैं और वह आम जनता तक पहुंचती हैं। जिन लोगों के जीवन पर विकास की योजनाओं का तत्काल प्रभाव पड़ने वाला है, आमतौर पर उनसे तनिक भी सलाह नहीं ली जाती है। इन राजनेताओं के द्वारा, इन नौकरशाहों के द्वारा जो नीतियां तय की जाती हैं, ये लोग किसी भी प्रकार से जनता के विकास की योजनाओं को तय करते समय उनसे किसी भी प्रकार की सलाह मशवरा नहीं लेते हैं और उनके माध्यम से जो नीतियां बनाई जाती हैं, रणनीतियां तय की जाती हैं, वो आम जनता पर थोप दी जाती हैं, ऐसा कहा गया है। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने विकास के पहले वीडियो में हमने ये देखा भी था कि किस प्रकार से एक शिक्षक ने अपनी कक्षा में जब वार्षिक पत्रिका का निर्माण हो रहा था तब दो कक्षाओं का हमने उदाहरण पढ़ा था। एक कक्षा में एक अध्यापक ने लोकतांत्रिक तरीके से विषयों का बंटवारा किया, उनकी रुचि, उनकी इच्छा को जानते हुए विषयों का बंटवारा किया और एक दूसरा उसमें हमने अध्यापक के बारे में पढ़ा जिसके अंतर्गत उसने कक्षा को अपनी इच्छा अनुसार विषयों का वितरण कर दिया और जो जिसका आधार लोकतांत्रिक तरीका था उसकी पुस्तक जो है, उसकी पत्रिका जो है वो काफी रचनात्मक और रोचक थी। ये दोनों ही चीजों में, दोनों ही रणनीतियों में काफी अंतर था। तो कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों, यदि हम लोकतांत्रिक तरीके का अनुसरण कर रहे हैं तो हमें लोकतांत्रिक तरीके का अनुसरण पूरी तरीके से करना चाहिए। उसमें जनता की इच्छा, जनता की भावना और जनता को क्या किस चीज में फायदा होने वाला है उन सब की जानकारी राजनेताओं को और नौकरशाहों को होनी चाहिए और साथ ही उन्हें पता करना चाहिए कि कोई रणनीति अपनाने जा रहे हैं तो वह रणनीति जो है आम जनता पर किस प्रकार से प्रभाव डालेगी। तो विद्यार्थियों, ये जो लोकतांत्रिक देशों के लिए उतना ही सच है, ये तरीका जो राजनीतिक नेतृत्व और नौकरशाह जो हैं किस प्रकार से रणनीतियों को आम जनता पर थोप देते हैं और तनिक भी सलाह नहीं लेते हैं, उतना ही तानाशाही के अधीन भी है। तानाशाह शासक भी इसी प्रकार से करता आ रहा है। इस तरह हम देखें तो विकास परियोजनाओं से फायदा उठाने वाले जो सत्ताधारी तबकों द्वारा तैयार और लागू प्रक्रिया बन जाता है। मतलब इन सत्ताधारियों के द्वारा जो प्रक्रिया बन जाती है वो लागू कर दी जाती है। इसने न्यायपूर्ण और टिकाऊ विकास के बारे में वैकल्पिक तरह से सोचने और आगे बढ़ाने की जरूरत को रेखांकित किया है। मतलब इसने क्या किया है
कि हम न्यायपूर्ण तरीके से और टिकाऊ विकास करना है, हमें स्थिर विकास करना है, तो हमें एक वैकल्पिक तरीका अपनाना होगा। और वैकल्पिक तरीका जो है वो है पूरी तरीके से पूर्णतः लोकतांत्रिक होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जनता की इच्छाओं को और जनता को किन नीतियों के आधार पर फायदा हो सकता है, लाभ प्राप्त हो सकता है, और किस आधार पर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा, समाज को कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, इन सभी का ध्यान रखते हुए ही हमें नीतियों का निर्धारण करना चाहिए। हमें मतलब सरकार को। बात करें तो न्यायपूर्ण और टिकाऊ विकास के बारे में वैकल्पिक तरह से सोचने और आगे बढ़ाने की जरूरत को रेखांकित किया है। इस प्रक्रिया में अधिकार, समानता, आजादी, न्याय और लोकतांत्रिक जैसे सभी मुद्दे उठाए भी गए हैं। इस भाग में हम तहकीकात भी करेंगे, हम जानकारी हासिल करेंगे कि इन धारणाओं ने विकास विमर्श के संदर्भ में कैसे नए अर्थ हासिल किए हैं। इनके आधार पर, किसके आधार पर? अधिकार, समानता, आजादी, न्याय और लोकतंत्र जैसे मुद्दों को साथ लेते हुए हम किस प्रकार से एक टिकाऊ विकास कर सकते हैं। और यह भी हम जानेंगे कि इनके साथ विचार विमर्श करते हुए, विकास विमर्श करते हुए हम किन नए अर्थों में, किन नए तरीकों से हम विकास कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम करते हैं अधिकारों के दावे। अधिकारों के दावे से क्या अभिप्राय विद्यार्थियों? अक्सर हमने गौर किया है कि विकास के अधिकांश फायदों को ताकतवर लोगों ने कैसे हथिया लिया। हम देख सकते हैं कि विकास की जो परिभाषा हम देखते हैं कि विकास किस आधार पर होता है, हम पूंजीपति वर्ग को ही विकास के पहलू पर देख सकते हैं। विकास का अधिकांश फायदा जो है वही पूंजीपति वर्ग यानी कि ताकतवर जो व्यक्ति है वही हासिल कर लेता है। तो दरिद्र है और आबादी के असुरक्षित हिस्से में जो रहता है उसके पास तक विकास नहीं पहुंच पाता है और विकास की कीमत को उसे ही चुकाना होता है। इन बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, चाहे यह कीमत पारिस्थितिकी तंत्र में नुकसान की वजह से हो या विस्थापन और आजीविका खोने की वजह से हो। पारिस्थितिकी तंत्र, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इकोलॉजी, हमारा इन्वायरमेंट हमारा कैसा है, हमारा चारों तरफ का वातावरण कैसा है, इन चारों तरफ के वातावरण को नुकसान पहुंचता है इन विकास के मापदंडों से। और साथ में विस्थापन होता है लोगों का उस जगह से जिस जगह उनकी आजीविका है, उस जगह जहाँ पे उनका रोजगार है, उनको आजीविका खोने का डर भी रहता है। और डर ही क्या, ये वास्तविकता है कि वो आजीविका खो भी देते हैं और धीरे धीरे वो शहर में आकर बस जाते हैं और अपनी मूल संस्कृति को वो खो बैठते हैं। तो इन आधारों पर यदि विकास होता है तो वो हमारे लिए विकास नहीं कहलाएगा। एक मुद्दा यह भी उठाया गया बच्चों कि प्रभावित आबादी कुल मिलाकर किन संरक्षणों का दावा राज्य और समाज से कर सकती है। क्या मतलब हुआ कि एक मुद्दा क्या उठाया गया कि प्रभावित आबादी जो विकास से प्रभावित हो रही है वह जनसंख्या कुल मिलाकर के किन संरक्षणों का दावा राज्य सरकार से कर सकती है। जो आबादी या जो जनता है उस विकास से प्रभावित हो रही है तो किन आधार पर वह अपना संरक्षण प्राप्त कर सकती है, किस प्रकार से वह अपने अधिकारों के लिए राज्य सरकार से कह सकती है या दावा पेश कर सकती है। ये हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है कि वह किस आधार पर यह कार्यवाही करें। क्या लोकतंत्र में लोगों को यह अधिकार है कि उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में उनसे सलाह ली जाए? बिल्कुल, लोकतंत्र में लोगों को यह अधिकार है। वास्तव में लोकतंत्र क्या होता है? जनता का शासन होता है। तो जनता का शासन है, जनता के लिए जब नियम बनाए जा रहे हैं, जनता के लिए विकास की परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, रणनीतियां तय की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित होनी ही चाहिए। क्या लोगों को आजीविका का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है? बिल्कुल है, जिसका दावा भी सरकार से अपनी आजीविका के स्रोत पर खतरा पैदा होने पर कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा कि किस प्रकार से जब बहुउद्देशीय परियोजनाएं तैयार की जाती हैं, उन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के तहत किसी व्यक्ति का आवास आता है या वहां से उसको विस्थापित किया जाता है तो उसके रोजगार पर खतरा होता है। तो इस रोजगार के खतरे को कैसे खत्म किया जाए, आजीविका का स्रोत क्या हो उसका, तो ऐसे खतरों के प्रति सरकार हमारे लिए क्या करेगी? क्या हम इसके लिए कोई दावा पेश कर सकते हैं?
ये सभी प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होते हैं। एक दूसरा मामला भी है नैसर्गिक संसाधनों पर अधिकार। नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक, नेचुरल जो संसाधन है हमारे, उन पर भी हमारा अधिकार है। जैसे कि शुद्ध वायु प्राप्त करना या ऑक्सीजन प्राप्त करना हमारी एक प्राथमिक आवश्यकता है। शुद्ध जल, ये हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। क्या इन सब की भरपाई जो है सरकार विकास के माध्यम से कर सकती है? ये सभी प्रश्न जो है हमारे सामने खड़े होते हैं। क्या समुदाय इन नैसर्गिक संसाधनों के उपयोग के परंपरागत अधिकारों का दावा कर सकते हैं? तो ये हमारे सामने प्रश्न उठता है, क्या विकास के कालक्रम में अगर हमारे नैसर्गिक संसाधनों की क्षति होती है और किसी प्रकार से उनका दुरुपयोग होता है, तो क्या हम इन अधिकारों का दावा कर सकते हैं कि ये हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं? शुद्ध वायु ग्रहण करना, शुद्ध जल ग्रहण करना, ये शुद्धता हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और आज हम कोविड-19 के तहत इन सभी चीजों को भली प्रकार से महसूस भी कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये हमारे लिए सामने चुनौतीपूर्ण रूप से खड़ा हो चुका है। यह विशेष रूप से आदिवासी और आदिम समुदायों पर लागू होता है, जिनका सामुदायिक जीवन और पर्यावरण के साथ संबंध विशेष प्रकार का होता है। हम देख सकते हैं विद्यार्थियों, जितने आदिवासी लोग हैं या ग्रामीण जन समुदाय है, ये प्रकृति से अपना भरण पोषण करते हैं और प्रकृति के माध्यम से ही इनका जीवन यापन होता है। और ये सभी चीजें जो हैं इनके विकास का जो दुष्प्रभाव है वो सारा इन्हीं को भुगतना होता है। तो ये किस प्रकार से अपने इन अधिकारों को भुना सकते हैं, किस प्रकार से अपने इन दावों को प्राप्त कर सकते हैं, ये सबसे पहली प्राथमिकता है। यह नाजुक सेंसिटिव मामला क्या है विद्यार्थियों, कि नैसर्गिक संसाधन हैं किनके? क्या ये स्थानीय समुदाय के हैं, संबंधित राज्य के हैं, या फिर पूरी मानवता के साझी संसाधन हैं? ये आप खुद विचार कर सकते हैं कि नैसर्गिक संसाधन तो पूरे मानवता के हैं, पूरे मानव जाति के हैं, तो इनका गलत तरीके से दोहन जो किया जा रहा है, ये सभी के अधिकारों का हनन हो रहा है, सभी के साथ दुरुपयोग हो रहा है। सभी इन नैसर्गिक संसाधनों के अवेयरनेस के लिए, इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सरकार के सामने दावा पेश कर सकते हैं। अगर हम संसाधनों का संपूर्ण मानवता का समझते हैं, तो मानवता में आगामी पीढ़ियां भी शामिल होती हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का काम जनसमूह के विभिन्न तबकों की प्रतिस्पर्धात्मक मांगों को पूरा करने के साथ साथ वर्तमान और भविष्य की दावेदारियों के बीच संतुलन कायम करना भी रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं विद्यार्थियों कि ये सभी नैसर्गिक संसाधन जो हैं मानवता के लिए हैं, मानवता के विकास के लिए हैं, मानवता की आगामी पीढ़ियों के लिए भी हैं। यदि हम इन नैसर्गिक संसाधनों को हम ही पूरी तरह से दोहन कर देंगे, तो आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनके लिए क्या शेष बचेगा? तो यही बात इसमें बताई गई है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का काम क्या है, कि जनसमूह के विभिन्न तबकों की प्रतिस्पर्धात्मक मांगों को पूरा करना, जो मांगे हैं जनसमूह की उनको पूरा करना, साथ साथ वर्तमान और भविष्य की दावेदारियों के बीच भी संतुलन स्थापित करना, कि हमारी परियोजनाएं कैसी होनी चाहिए, हमारी योजनाएं कैसी होनी चाहिए, कि हम वर्तमान पीढ़ी को तो विकास के कगार तक पहुंचाएं, साथ में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसी प्रकार से विकास की प्रक्रिया हम करें, और किसी भी प्रकार से आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी दावेदारियों के बीच में और वर्तमान लोगों की दावेदारियों के बीच में आपस में एक बैलेंस बनना चाहिए, जिससे कि वह भी नैसर्गिक संसाधनों का उपभोग कर सके और हम भी नैसर्गिक संसाधनों का प्रयोग कर सके, और ये नैसर्गिक संसाधन जो हैं भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सही सलामत स्थापित हो सके। तो ये हमारे अधिकारों की दावेदारी है कि हम किस प्रकार से अपने अधिकारों के दावेदारी को भुना सकते हैं। दूसरी बात आती है विद्यार्थियों, लोकतांत्रिक सहभागिता। अब लोकतांत्रिक सहभागिता क्या होती है? देखिए, आपने कई बार यह कहा कि अपनी भलाई के लिए आपको माता पिता या शिक्षक की बात मानने जैसी कुछ चीजें करनी ही चाहिए। हमें करनी चाहिए कि हमारे माता पिता क्या कहते हैं, हमारे शिक्षक हमारी भलाई की बातें ही करते हैं। क्या ऐसी बातों पर आपने खुद को ये महसूस किया है कि अगर इसमें भलाई है तो इसका फैसला मुझे क्यों नहीं करने दे? कहने का मतलब ये है कि माता पिता जब हमारी भलाई की बातें करते हैं, शिक्षक हमारी भलाई की बातें करते हैं, तो एक लोकतांत्रिक तरीका क्या कहता है? लोकतांत्रिक तरीका ये कहता है कि जब भलाई की बातें मेरे लिए की जा रही हैं, तो फिर मैं ही क्यों ना करूं मेरे लिए भलाई की बातें, मैं ही क्यों ना बोलूं।
तो लोकतंत्र और तानाशाही के बीच में यही अंतर है विद्यार्थियों कि लोकतंत्र में संसाधनों को लेकर विरोध या बेहतर जीवन के बारे में विभिन्न विचारों के द्वंद्व का हल विचार विमर्श और सभी के अधिकारों के प्रति सम्मान के जरिए होता है। कहने का क्या तात्पर्य है, लोकतंत्र और तानाशाही के बीच में क्या अंतर हुआ, तानाशाही जो शासन है वह तो अपने योजनाओं को विचारों को हमारे ऊपर थोप देगी और उसे हमें एनी हाउ अपनाना होगा। और लोकतंत्र में क्या होता है, संसाधनों को लेकर विरोध या बेहतर जीवन के बारे में हम विभिन्न विचारों के द्वंद्व का हल विचार विमर्श और सभी के अधिकारों के प्रति सम्मान के जरिए करते हैं। कि मतलब लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है उसके अंदर जो नियम बने हैं, जो रणनीतियां तय की गई हैं, जो परियोजनाएं तय की गई हैं, जो विधान लेकर आया हुआ है, उनके आने पर हम विचार विमर्श कर सकते हैं, उनका विरोध कर सकते हैं, या हमारे लिए अगर वह सुविधा प्रदान करता है, किसी प्रकार से हमारे अधिकारों का हनन नहीं करता है, तो हम उसके प्रति अपना सम्मान भी दिखा सकते हैं। तो इन्हें ऊपर से थोपा नहीं जा सकता, जैसा कि तानाशाही शासन में थोपा जाता है। इस प्रकार अगर बेहतर जीवन हासिल करने में समाज का हर व्यक्ति साझेदार होता है, मतलब सहयोगी होता है, तो विकास की योजनाएं बनाने और उसके कार्यान्वयन के तरीके ढूंढने में भी हर एक व्यक्ति को शामिल करने की आवश्यकता है, जरूरत है। क्या मतलब हुआ, इस प्रकार अगर बेहतर जीवन हासिल करने के लिए, मतलब बहुत उत्तम और उच्चतर जीवन हमें हासिल करना है, तो हर व्यक्ति की साझेदारी आवश्यक है। और साथ में विकास की योजनाएं बनाने और उसके कार्यान्वयन के तरीके ढूंढने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के तरीके ढूंढने के लिए, और किसी भी प्रकार की समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की साझेदारी जरूरी है। दूसरे की बनाई योजनाओं का अनुसरण करना, योजना तैयार करना और भागीदारी होने में फर्क होता है। दूसरे की योजनाओं को, जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से एक अध्यापक ने पिछले साल वार्षिक जो पत्रिका बनाई गई थी उसका अनुसरण करते हुए विभिन्न विषयों को विभिन्न विद्यार्थियों में सौंप दिया गया था। तो अगर हम उसका अनुसरण कर रहे हैं और योजना तैयार कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों में हमें अंतर देखना होगा, और जनता की भागीदारी हमें कितनी लेनी है, जनता की भागीदारी को कितना सुनिश्चित करना है, इन सभी चीजों में हमें फर्क देखना होगा। पहला क्या देखना है कि अगर दूसरे आपके लिए अच्छी नीयत से भी योजनाएं बनाते हैं, अच्छी मंशा से आपके लिए योजनाएं बनाते हैं, तब भी आपकी विशेष जरूरतों से अवगत होने की उनकी गुंजाइश कम ही है। कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति या माता पिता या शिक्षक हमारी बेहतरी के लिए कोई हमारे लिए निर्णय लेते हैं, तो उसमें हमारी भागीदारी जो है उसकी गुंजाइश कम होती है। दूसरा, निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी अधिकार संपन्न भी बनती है। दूसरा निर्णय क्या है कि यदि कोई निर्णय प्रक्रिया डिसीजन मेकिंग होता है उसमें जनता की या उस व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी होती है, तो जो भी योजनाएं बन रही हैं वो अधिकार संपन्न बनती हैं। दो बातें आ गई, जैसा कि हमने प्रारंभिक वीडियो में देखा था, फर्स्ट वीडियो में, कि जो दो उदाहरण उसमें बताए गए थे वो यही थे कि एक तो उसने क्या किया कि उसने बहुत अच्छा एक अध्यापक ने बहुत अच्छा करने के लिए जो विषय है कि किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं हो, किसी प्रकार से कोई झगड़ा नहीं हो, सब कुछ शांति से निपट जाए, इसलिए सभी बच्चों को अपने मन मुताबिक विषयों का बंटवारा उसने कर दिया वार्षिक पत्रिका के लिए। और दूसरे अध्यापक ने लोकतांत्रिक तरीका अपनाया और जिसमें उसमें शोर शराबा भी हुआ, लेकिन प्रत्येक विद्यार्थी की भागीदारी जो है उसमें सुनिश्चित थी। और दूसरा तरीका जो अपनाया गया था वो काफी रोमांचित था और काफी रोचक था, और वो पत्रिका भी जो है वो काफी रोचक भी और रचनात्मक भी बनी थी, और बहुत ही इंटरेस्ट लेते हुए सभी विद्यार्थियों ने वह कार्य किया था। अब बात करते हैं विद्यार्थियों, लोकतंत्र और विकास दोनों का सरोकार आप बेहतरी हासिल करने के लिए करते हैं। मतलब लोकतंत्र का यानी जनता के शासन की हम बात करते हैं और विकास की बात करते हैं, दोनों का सरोकार किससे है? जनता की बेहतरी के लिए, जनता की विकास के लिए, जनता को और अधिक कल्याणकारी बनाने, जनता के लिए और अधिक कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए है। ठीक है, अब सवाल क्या है कि सबकी बेहतरी किसमें है, इसका निर्धारण हो कैसे? हमें कैसे पता लगेगा कि सबकी बेहतरी यानी सबकी लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कौन सी हो सकती है, सबके लिए उत्तम क्या हो सकता है?
लोकतांत्रिक देशों में निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लोगों के अधिकार पर जोर दिया गया है। जो लोकतांत्रिक देश हैं उसमें क्या जोर दिया गया है कि इसमें जनता की भागीदारी होनी चाहिए, मतलब लोगों के अधिकार पर अत्यधिक जोर दिया गया है। भागीदारी सुनिश्चित करने का एक प्रस्तावित रास्ता स्थानीय विकास योजनाओं के बारे में निर्णय स्थानीय निर्णयकारी संस्थाओं को लेने देना है। क्या मतलब हुआ कि भागीदारी सुनिश्चित किस प्रकार से होगी? सुनिश्चित करने के लिए क्या होगा? एक प्रस्तावित रास्ता है स्थानीय विकास योजनाएं। किसी स्थान विशेष के लिए जो योजनाएं तैयार की जा रही हैं उसमें निर्णय किसके द्वारा होगा? स्थानीय निर्णयकारी संस्थाओं को लेना होगा। उस स्थान विशेष पर जो संस्थाएं बनी हुई हैं उनके माध्यम से ही निर्णय लिया जाए, क्योंकि वो संस्थाएं ही जो है जनता की ज्यादा संपर्क में रहती हैं। ठीक है, इसमें दो चीजें सुनिश्चित होती हैं। एक तो इसका अर्थ यह हुआ कि लोगों को अत्यधिक प्रभावित करने वाले मसलों पर लोगों से परामर्श किया जाना चाहिए और समुदाय को नुकसान पहुंचा सकने वाली परियोजनाओं को रद्द करना संभव होना चाहिए। क्या बातें हो गई? एक तो ये हो गई कि लोगों को अत्यधिक प्रभावित करने वाले मसलों पर लोगों से परामर्श किया जाएगा। लोगों से वो स्थानीय संस्था जो है वो जनता से परामर्श कर पाएगी कि उसके लिए बेहतर क्या है, और समुदाय को नुकसान पहुंचा सकने वाली परियोजनाओं को रद्द किया जा सकेगा। अगर जब विचार विमर्श होगा, सहयोग होगा, परामर्श लिया जाएगा, तो जो चीजें जनता के लिए अलाभकारी हैं, नुकसानदेह हैं, उनको वहीं पर ही समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरी बात क्या आती है? योजना बनाने और नीतियों के निर्धारण में संलग्नता से लोगों के लिए अपनी जरूरतों के मुताबिक संसाधनों के उपयोग की भी गुंजाइश होगी। क्या बात आई कि योजना बनाई और नीतियों का निर्धारण किया गया, तो इसमें क्या स्थिति हुई कि दोनों की संलग्नता, यानी दोनों की सहयोगात्मकता जो रहेगी, लोगों के लिए अपनी जरूरतों के मुताबिक संसाधनों के उपयोग की भी गुंजाइश रहेगी कि वे अपने इन संसाधनों का उपयोग कितना और किस आधार पर कर सकते हैं, इसकी गुंजाइश जो है उनको पता होगी और यह सब चीजें वह कर पाएगा। जैसे कि सड़क कहाँ बने, स्थानीय बसों या मेट्रो का मार्ग कौन सा हो, है ना, मैदान या विद्यालय कहाँ पर हो, किसी गांव को चेक डैम की जरूरत है या इंटरनेट कैफे की जरूरत है। इस तरह के फैसले उन्हीं लोगों द्वारा किए जाने चाहिए जहां पर ये आवश्यकता है, जहां स्थान विशेष पर यह कार्य किया जा रहा है। तो उनसे सलाह मशवरा करके जब किया जाएगा तो कितने संसाधनों का दोहन होगा, कैसे होगा, वो सब उनके मन मुताबिक हो पाएगा और वह सब चीजें देख करके कि भविष्य में ये हमारे लिए सही है या गलत है, ये सभी चीजें निर्धारण करते हुए वह इस कार्य को संपन्न सहजता से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक है लोकतांत्रिक तरीका, पूरी तरीके से स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक तरीका। अब कुछ लोगों ने तर्क दिया कि विकास का वर्तमान मॉडल ऊपर से नीचे का है और लोगों को विकास का पात्र मानने की और लक्षित करता है। ऊपर से नीचे का है तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब ऊपर से नीचे का जो मॉडल है, यानी केंद्र से स्थानीय स्तर तक हम विकास का मॉडल मानते हैं, तो ये इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति जो है उसमें पात्र होता है। यह मान लेता है कि हमारी समस्याओं का समाधान का सर्वोत्तम तरीका एक और केवल एक ही है। ठीक है, इस प्रक्रिया में लोगों की पीढ़ियों से संग्रहित ज्ञान और अनुभवों की अनदेखी ही हो सकती है। विकास की विकेंद्रीकृत पद्धति परंपरागत और आधुनिक स्रोत से मिलने वाली तमाम तरह की तकनीकों के रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल को संभव बनाती है। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा कि लोगों की पीढ़ियों से संग्रहित ज्ञान, लोगों के जो जनता है उसके जो पूर्वज हैं, उनकी जो पीढ़ियां हैं, उनके द्वारा उन्होंने जो ज्ञान और जो अनुभव प्राप्त किया है उसकी अनदेखी हो सकती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ऊपर से लेके नीचे तक की जो प्रक्रिया है उसमें जनता की पूरी तरीके से भागीदारी नहीं हो सकती है। और विकास की विकेंद्रीकृत पद्धति परंपरागत आधुनिक स्रोतों से मिलने वाली तमाम तरह की तकनीकों के रचनात्मक तरीकों से इस्तेमाल को संभव बनाती है। इसके विपरीत यदि हम देखें, विकेंद्रीकृत पद्धति जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, उसके अंतर्गत परंपरागत और आधुनिक जो स्रोत हैं उन सभी के मेल जोल के माध्यम से रचनात्मक तरीके से हम विकास कर सकते हैं। तो दो बातें इसमें की गई कि कुछ लोगों ने क्या तर्क दिया कि विकास का वर्तमान मॉडल ऊपर से नीचे का है और लोगों को विकास का पात्र मानने की ओर लक्षित करता है, कि विकास का पात्र है मात्र वो।
ठीक है। हमारी समस्याओं का समाधान का सर्वोत्तम तरीका एक और केवल एक ही है। इस प्रक्रिया में लोगों के पीढ़ियों से संग्रहित ज्ञान और अनुभव की अनदेखी हो सकती है, अनदेखी होती है। विकास की विकेंद्रीकृत पद्धति परंपरागत और आधुनिक स्रोतों से मिलने वाली तमाम तरह की तकनीकों के रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल को संभव बनाती है। तो कहने का मतलब है कि विकास का जो हमारा वर्तमान मॉडल है वो ऊपर से नीचे की ओर है, और यदि वो नीचे से ऊपर की ओर होता तो इसमें नीचे के जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी इन रचनात्मकताओं को, इन परंपरागत अनुभवों को, परंपरागत तरीकों को और साथ में आधुनिक स्रोतों के मेल को मिलाते हुए या सहलग्न करते हुए, संबंधित करते हुए एक नए विकास की ओर हम बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे विकास और जीवन शैली। वैकल्पिक विकास की वैकल्पिक अवधारणा हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा विकास और जीवन शैली हमारी किस प्रकार से होनी चाहिए, और ये सभी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।